काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अब हम ऐसे मिक्सचर की बात कर रहे हैं, ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें कि सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, मीन्स नॉन वोलेटाइल, ठीक है, और सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। हम ऐसे मिक्सचर की बात कर रहे हैं, यानी कि सॉलिड सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर में क्या फ़र्क पड़ेगा? वेपर प्रेशर की डेफिनेशन सबको पता है ना। द प्रेशर exerted by vapor over the surface of liquid when rate of vaporization equals rate of condensation। क्या सही बच्चों को ये डेफिनेशन पता है? यस सर। हाँ, तो देखो, अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, पहले ये टॉपिक समझ लो। अभी तक हमने बच्चों से सीखा है कि सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट हमने लिया था, वो इवेपोरेट होता है, ठीक है ना। वी हैव टेकन वोलेटाइल सॉल्वेंट, दिस इज अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, और ये इवेपोरेट होता है इस तरीके से। ये इसके गैस के पार्टिकल्स हैं या वेपर के पार्टिकल्स हैं, और ये वॉल्स ऑफ कंटेनर से कोलाइड करते हैं और आपस में भी कोलाइड करते हैं, जिससे कि वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, और रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल्स रेट ऑफ कंडेंसेशन। ऐसे टाइम पर जो टोटल वेपर प्रेशर होता है अंदर का, ऐसे टाइम पर जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वेपर के पार्टिकल, उसे हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। नाउ हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर इसी प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दें तो वेपर प्रेशर में क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले से ज़्यादा होगा या कम होगा। यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम पे रोका था, ठीक है ना। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक आता है राउल्स लॉ के अंदर, इसलिए मैं बोलने जा रहा हूँ लॉ राउल्स लॉ, ठीक है। कैसे मिक्सचर के लिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्सचर के लिए, जिसमें सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, ऐसे मिक्सचर के लिए हम लोग राउल्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगर हम वोलाटाइल प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज वोलाटाइल प्योर सॉल्वेंट, वोलाटाइल प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और इसके ये वेपर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि इक्विलिब्रियम पे हैं, और इससे जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसका नाम है पी नॉट वेपर प्रेशर है, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ कि अगर इसी वोलेटाइल प्योर सॉल्वेंट में हम ऐड कर दें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मान लो हमने NaCl ऐड कर दिया या शुगर के पार्टिकल ऐड कर दिए, तो अब मुझे बताओ कि पहले से जो, अच्छा, शुगर के पार्टिकल ऐड करेंगे बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट रहेगा या सोल्यूशन बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब मुझे बताओ कि वेपर प्रेशर सोल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट से कम होगा या ज़्यादा होगा? कम। आर्यन, कम होगा या ज़्यादा होगा बेटा? यस सर, कम होगा सर। कम होगा। तो देखो, ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे, इसके ऊपर ये सोल्यूट के पार्टिकल आ गए। मैं सोल्यूट के पार्टिकल को ऐसे दिखा रहा हूँ, क्या सोल्यूट के पार्टिकल इवेपोरेट हो पा रहे हैं इजिली? इसी तरह क्या सोल्यूट के पार्टिकल इवेपोरेट होंगे, क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है, तो वो तो सॉल्वेंट के ऊपर रहेंगे ना, सरफेस के ऊपर रहेंगे ना। हाँ, तो
सोल्यूट के पार्टिकल, नॉन वाटर सोल्यूट जो है वो इसके ऊपर आ जाएंगे और इसके पार्टिकल को इवेपोरेशन करने से रोक देंगे, कम कर देंगे। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। लेट की सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो पीएस है, ठीक है ना। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट एट सेम टेम्परेचर, यस या नो? यस सर। अमन सही है बेटा? यस सर। हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमने पी नॉट मान रखा है, ठीक है। और जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? बढ़ता जाएगा। हाँ, ठीक है, ओके। तो यही हमारा राउल्ट्स लॉ है, ठीक है। देखो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, इसको पहले मैं एक ग्राफ से बताता हूँ आपको, ये तो सब समझ लिया होगा आप लोगों ने। देखो ध्यान से, इनिशियली जो प्योर सॉल्वेंट था बच्चों, उसका सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मैं किससे मानूंगा? x1 से, राइट। और इसमें जो आपने शुगर ऐड की है या कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है उसका मोल फ्रैक्शन में x2 मानता हूँ। तो शुरू में हमारे पास x1 था, x1 टेंस टू 0 और x2 टेंस टू x1 टेंस टू 1 और x2 टेंस टू 0। इसका क्या मतलब है बच्चों? शुरू में हमारे पास क्या है? केवल सॉल्वेंट, और उसकी वजह से वेपर प्रेशर कितना है? पी नॉट। तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर यहाँ पे मान लिया पी नॉट। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग ना, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो जब केवल x1 था तो वेपर प्रेशर पी नॉट था जो कि काफ़ी ज़्यादा था। अब मुझे बताओ कि जैसे जैसे मैं x2 को ऐड करूँगा, पहले तो x1 पूरा है, जैसे जैसे मैं x2 को ऐड करूँगा तो ये पी नॉट की वैल्यू धीरे धीरे, पी नॉट जब x2 को ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा? PS, और धीरे धीरे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा ना। हाँ, तो क्या हमारा ग्राफ इस तरह देखो जाएगा? क्या नेचर ऑफ द ग्राफ ऐसे होगा? जैसे जैसे हम x2 को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर काफ़ी कम होता जाएगा। और अगर केवल मान लो ऐसा हो जाए कि केवल x2 हो और x1 0 हो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, सोल्यूट ज़्यादा हो, तो वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा थ्योरेटिकली? बताओ, जीरो। हाँ, यस। ये एक हाइपोथेटिकल बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा तो वेपर प्रेशर थ्योरेटिकली ऑलमोस्ट जीरो होगा, और जब केवल सॉल्वेंट होगा तो वेपर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होगा। ये बात सभी को क्लियर है? यस या नो? फटाफट बताओ। यस सर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट ये। ओके, देखो ध्यान से, अब मुझे बताना जरा, इस ग्राफ के थ्रू मैं क्या ये लिख सकता हूँ क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ x1। बताओ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा कब होगा? जब उसमें वोलेटाइल कंपोनेंट ज़्यादा होगा, यानी सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, या सोल्यूट ज़्यादा होगा? सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर, अब देखो राउल्ट्स लॉ के स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट क्या है कि स्टेटमेंट ये होता है द वेपर प्रेशर ऑफ solution is
डायरेक्टली proportional to mole fraction of volatile component। ठीक है, सोल्यूशन का जो ब्लड प्रेशर होगा वो डायरेक्टली वोलाटाइल कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल होगा। अगर वोलाटाइल कंपोनेंट ज़्यादा होगा तो सोल्यूशन का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर वोलाटाइल कंपोनेंट कम है तो सोल्यूशन का ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है, ये हमारा राउल्ट्स लॉ है। मतलब एक बात मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ये बुक में ये बात लिखी होती है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या किसी भी मिक्सचर का वेपर प्रेशर ज़्यादा तब होगा जब उसमें वोलाटाइल कंपोनेंट ज़्यादा होगा। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. हाँ, जब वोलाटाइल कंपोनेंट ज़्यादा होगा तभी वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। दैट इज़ द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, सभी लोग जानते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि जब वोलाटाइल कंपोनेंट ज़्यादा होगा तो वो वेपर ज़्यादा बनाएगा। ठीक है, अब मुझे इसमें हम लोग क्या करते हैं, पी एस इक्वल टू, अच्छा प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लगा दिया पी नॉट एक्स वन। जब एक्स वन वन होगा यानी कि केवल सॉल्वेंट है तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट, है ना। अगर एक्स वन वन है तो पी एस इक्वल टू पी नॉट हो जाएगा, यानी कि केवल सॉल्वेंट ही रहेगा। अब मैं इसमें क्या करूंगा, पी एस इक्वल टू पी नॉट, एक्स वन को क्या मैं वन माइनस एक्स टू पुट कर सकता हूं, और इससे ज़रा ध्यान देना, सभी बच्चे एक बार ट्राई करेंगे क्या, इसको इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं क्या, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स टू। जब चेक करो क्या मैं इससे ये प्रूव कर सकता हूँ, इस इक्वेशन से चेक करना एक बार, कॉपी ले करके बैठा करो आपको। अंकिता, चिराग, गुनगुन, हेमंत, बताना, कृतिका। Yes, sir. Yes. Yes, sir. प्रतिभा, इससे हम ये लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. ओके, तो ये हो जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू वन माइनस एक्स टू, और ये हो जाएगा वन माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स टू, है ना। और इसमें जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, पी नॉट है सोल्यूशन का, सॉरी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी एस है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो पी नॉट माइनस पी एस को क्या बोलेंगे, पी नॉट माइनस पी एस को बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे मैं कहूँ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 2 atm था, जब सोल्यूट मिला गया नॉन वोलेटाइल तो वेपर प्रेशर 1.5 atm था। तो बताओ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है, वॉइस नहीं आ रही किसी की, 0.5। सबने यही बताया था क्या? मैंने बोला था सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 2 atm है, और जब सोल्यूट मिलाया गया तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का 1.5 हो गया, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हुआ, 0.5. 0.5. 0.5। और अगर मैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, पी नॉट क्या था, इनिशियल वेपर प्रेशर, उससे डिवाइड कर दूं, तो क्या मैं इस टर्म को पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, क्या मैं इस टर्म को ये बोल सकता हूँ आर एल वी पी। यू नो आर एल वी पी क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बोल सकता हूँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग मतलब इनिशियल के रिस्पेक्ट में कितना लोअर कर गया है। इस टर्म का नाम क्या है, रिपीट करना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या नाम है इसका अंकिता? Relative lowering of vapor pressure. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
तो ये जो लिखा है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स टू, ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब मुझे एक ये जो फॉर्मूला लिखा है ये भी राउल्ट्स लॉ है बच्चों, ये भी राउल्ट्स लॉ है, आप यहाँ से भी लिख सकते हो राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट। अब मुझे एक बात क्लियर करना, फिर मैं इस टॉपिक को चेंज करता हूँ। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब ये है कि वेपर प्रेशर कितना लोअर कर गया है। वेपर प्रेशर कितना ज़्यादा लोअर कर गया है वो किस पर डिपेंड करेगा बच्चों? सोल्यूट कितना ज़्यादा है या सॉल्वेंट कितना ज़्यादा है? सोल्यूट सोल्यूट सॉल्यूट या ऐसे सॉल्यूट। अच्छा बताओ, अगर सॉल्यूट वोलाटाइल हो गया तो क्या इस स्टेटमेंट को हम ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं ना कि अगर नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट ज़्यादा होगा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्या ऐसा बोल सकते हैं? यस सर हाँ। तो देखो राउल्ट्स लॉ का दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इसको मैं लिखूंगा नहीं, एक बार मैं बोलूंगा कोई एक रिपीट कर देना बस। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। कोई रिपीट कर सकता है इस बात को? The relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of मोल फ्रैक्शन ऑफ non-volatile. नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। देखो बस दो बातें हैं, बस अब लास्ट बोल रहा हूँ बच्चों, दो बातें बस ध्यान रखना है। वेपर प्रेशर सोल्यूशन का ज़्यादा तब होगा जब वोलेटाइल कंपोनेंट ज़्यादा होगा, ठीक है? और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बहुत कम कब होगा? जब नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ज़्यादा होगा, ठीक है? ये दोनों बातें क्लियर है सभी को? Yes, sir. सर एक बार रिपीट करना। The vapor pressure of solution will be high when the volatile component present in excess quantity. Yes or no, Ankita? सर And the vapor pressure of the solution will be very low when the non-volatile component present in high quantity. सर बस यही बोला मैंने, ठीक है? क्लियर है? यस सर ओके। ये हमारा राउल्ट्स लॉ था और ये फार्मूला आया है। इस फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलेंगे, तो इस फार्मूले पे थोड़ा सा और काम करता हूँ। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स टू। क्या मैं एक्स टू को ये लिख सकता हूँ एन टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू, लिख सकता हूँ ना बच्चों ये? यस सर हाँ। और इसको मैं एन टू लिख सकता हूँ डब्ल्यू टू अपॉन एम टू डिवाइड बाई डब्ल्यू वन अपॉन एम वन प्लस डब्ल्यू टू अपॉन एम टू। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो डेटा पुट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये भी इतने सारे डेटा पुट करने पड़ेंगे, तो इसमें गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है। बुक में कहीं कहीं अप्रोक्सीमेशन लिख रखा है फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब क्या है? सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है? सोल्यूट अरे वेरी डाइल्यूट का मतलब होता है सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट है वो काफ़ी एक्सेस में है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। तो इसका मतलब क्या है कि आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब अप टू 5%। जैसे मैं पूछूं 1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सोल्यूशन है, तो 1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मतलब क्या हुआ कि 1 ml सोल्यूट है तो 100 ml क्या है? सोल्यूशन, और 99 ml क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, है ना? तो ऐसे केस में आप पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन टू को एन वन के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकते हैं ऐसे केस में। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? एन टू बाई एन वन। तो आप थोड़ा सा हो सकता है कि आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाए, कम सॉल्व करना पड़े। ये फार्मूला तब अप्लाई कर सकते हैं और जनरली एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें यही फार्मूला लग जाता है।
मतलब N2 को N1 के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर दिया कब, जब बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है, यानी कि सॉल्वेंट के मोल सोल्यूट के मोल से काफ़ी ज़्यादा है, तो हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे याद करो, हम आयनिक इक्विलिब्रियम में बोलते नहीं थे कि अगर मान लो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स है, तो हम बोलते थे अगर x वेरी वेरी लेस देन 1 हो तो 1 माइनस एक्स को अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते थे हम लोग, 1। ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, तो ये इस तरह न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं इसमें। और अगर आप प्रदीप एटीसी पढ़ेंगे तो उसमें इस फॉर्मूले को और थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है, मतलब फॉर्मूले के फॉर्म को चेंज कर दिया गया है और बिना अप्रॉक्सीमेशन का एक फॉर्मूला बना दिया गया है। ऐसे कंपटीशन वगैरह में जब क्वेश्चन आते हैं तो पता नहीं चलता कि अप्रॉक्सीमेशन ले कि ना लें, क्योंकि वो लिखता नहीं है कि कितने परसेंटेज डाइल्यूट है, 5% तक है, 4% है, 2% है। 5% अगर एक्सेस 5% से ज़्यादा है तो फिर हमें अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन बोर्ड के सीबीएसई के सारे क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेशन हो जाता है। तो एक बात मैं आपको और बताता हूँ, ये फार्मूला तो है ही इम्पॉर्टेंट। देखो, इस फार्मूले को ध्यान रखना आप लोगों ना, अभी जो मैंने लिखा था, ये वाला जो फॉर्म लिखा है, जो रेफरेंस बुक में दिया होता है, बस मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ये फार्मूला अभी हमारे पास है। इस फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रिवर्स कर देते हैं। मतलब पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू N1 प्लस N2 डिवाइड बाई N2, रिवर्स कर दिया, ठीक है ना? और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस N1 बाई N2, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब Yes, देखो, sir. इस 1 को इधर ले आओ, तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू -1 इक्वल टू N1 बाई N2, और इसको मैं लिख सकता हूँ पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस, एलसीएम ले लिया, डिवाइड बाई पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू N1 बाई N2, एंड विच इज पी नॉट से पी नॉट कट गया तो आ गया पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू N1 बाई N2। और इसको फिर से हमने रिवर्स कर दिया, तो ये बन गया पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू N2 बाई N1। अब मुझे बताओ, जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये भी है रिलेटिव लोडिंग ऑफ एयर प्रेशर, बट बिस माइनस पी एस है यहाँ पर। ये है रिलेटिव लोडिंग ऑफ एयर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन, ये भी राउल्स लॉ होता है, बट ये है कि ये सब अलग से बातें हैं ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। अब देखो, बताओ मुझे, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, क्या इस फॉर्मूले में कोई भी अप्रोक्सीमेशन लिया गया है क्या? बताना। No, sir. कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। अगर इस फॉर्मूले को मैं इस तरह लिखना चाहता हूँ, ध्यान देना, तो इसमें अगर मैं फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन N2 को N1 के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर दूँ तो क्या आता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू N2 बाई N1। ये फार्मूला जैसे लग रहे हैं, बट ये फार्मूला जो हमारी एनसीईआरटी में होता है, ये अप्रोक्सीमेशन के बाद है, और ये फार्मूला अप्रोक्सीमेशन में, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ठीक है ना? बट इसमें क्या फ़र्क है बताओ, कितना चेंज, थोड़ा सा चेंज आ रहा है इन दोनों फार्मूला, क्या चेंज है? ऊपर पी नोट से डिवाइड है, नीचे पी। हाँ, बस यहाँ पर पी एस आ जाता है और सब कुछ सेम है, बस पी एस आने से ये बिना अप्रोक्सीमेशन का हो गया और पी नॉट अप्रोक्सीमेशन के साथ है। अधिकतर क्वेश्चन में आपको यही फॉर्म लगाना होता है जो फार्मूला है एक्चुअल में, ये तो लोगों ने अलग से बना दिया है कि और बिना बिना अप्रोक्सीमेशन की रिजल्ट निकालना हो बिल्कुल एक्यूरेट, तो आप ये लगा सकते हैं। क्या सही बच्चों की बात क्लियर है? इन दोनों फार्मूले में एक ही जैसे फार्मूले हैं बिल्कुल, बस नीचे पी नॉट की जगह पे पी एस है, ये रिलेटिव टू सॉल्वेंट है, ये रिलेटिव टू सोल्यूशन है, ठीक है ना?
इसमें बिना अप्रोक्सीमेशन का है या अप्रोक्सीमेशन का है? तो बच्चों क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि बेटा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से होंगे या इस वाले फार्मूले को लगा करके होंगे, अप्रोक्सीमेशन या बिना अप्रोक्सीमेशन। ये फार्मूला भी गिवन होता है, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है आप। अब देखो ध्यान से, एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। फाइंड रिलेटिव लोअरिंग, ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये मतलब कि जो भी क्वेश्चन है कैलकुलेशन से, जो इसमें कैलकुलेशन कम होगी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कंपटीशन में आ चुका है। फाइंड रिलेटिव, एनसीईआरटी में भी गिवन है, फाइंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर इक्वल्स सॉल्यूशन। फाइंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर इक्वल्स सॉल्यूशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब 1 मोलर का क्या मतलब है, जरा बताओ मुझे, 1 मोलर का क्या मतलब है? मोलैलिटी दे रखी है, मोलैलिटी दे रखी है? मोलैलिटी। मोलैल स्मॉल एम है ये 1 मोलर, तो ये मोलैलिटी दे रखी है। तो मोलैलिटी इक्वल 1 दे रखा है। अब देखो बच्चों, हमको निकालना है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। 1 मोलर एक्वस है, देखो तो इसका मतलब 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, यानी कि बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है। ठीक है, तो आप इसमें अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, N2 डिवाइड बाई N1, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। ठीक है, अब मुझे इतना बताओ कि कैसे क्या करें। इसमें तो मोलैलिटी दे रखी है, हमको ये निकालना है, तो इस पूरे टर्म को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बताओ? मोलैलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन क्या था? मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन था, इसको याद करके मुझे कोई बताओ। मैंने बताया था आप लोगों को, जल्दी बताओ। x1 m1 into 1000। मोलैलिटी इक्वल टू x1 m1, बेटा क्या बताया मुझे याद नहीं, क्या बताया फिर से बताओ। 2 by x1 m1 into 1000। x2 बाई x1 m1 इंटू 1000, 1000 ऊपर रहा होगा ना? यस सर। हाँ, ये था रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब अगर किसी को याद है, लेकिन यहाँ पे तो N2 बाई N1 दे रखा है, इसके लिए क्या करें? तो याद करो, क्या मैं इस फार्मूले को ऐसे नहीं लिख सकता था क्या, x2 इक्वल टू x2, और यहाँ से x2 निकाल लो। x2 क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x2 इक्वल टू, और अप्रोक्सीमेशन में नहीं लेना पड़ेगा, x2 इक्वल टू क्या आ सकता है, मोलैलिटी, बट एक ये है कि यहाँ पर x1 का टर्म आ रहा है, तो मैं x1 जो लिख सकते हैं, लेकिन क्या मैं इस फार्मूले को ऐसे भी नहीं लिख सकता हूँ क्या बच्चों? देखो 1 माइनस x2 इंटू m1, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस सर। और जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। यहाँ से बताओ x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर N2 अपॉन N1 को डायरेक्ट x2 अपॉन x1 लिख दो। हाँ, ये भी बात भी सही थी, बिल्कुल सही सही कह रहा है ना? इतना कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, x1 इंटू m1
और मैं यहाँ से x2 बाई, बट इसमें एक 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 बात है बेटा कि अगर मैं यहाँ से x2 किलो निकाल के रखता हूँ ना तो बिना अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला आ जाएगा ना, यस या नो। जैसे आप लोग ये बोल रहे हो कि यहाँ पर ये n2 बाई n1 था, इसको मैं x2 बाई x1 लिख सकता हूँ और यहाँ से x2 बाई x1 निकाल लूँ। बट एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं x2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पर करता हूँ तो क्या वो फार्मूला जो बनेगा वो बिना अप्रोक्सीमेशन का बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर। और ये जो लिख रहा हूँ ये अप्रोक्सीमेशन के साथ लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे मैंने n1 को n2 को n1 के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर दिया है ना, बताओ। चलो इसमें n1 प्लस n2 से डिवाइड कर दिया, इसमें n1 प्लस n2 डिवाइड कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ से x2 बाई x1 की वैल्यू क्या आएगी, पहले बताओ मुझे क्या आएगा जल्दी से। क्या ये आएगा m इंटू m1 डिवाइड बाई 1000, ये आएगा ना? यस सर। हाँ तो इसमें लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन के साथ है, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू m इंटू m1 डिवाइड बाई 1000। ये देखो कितना मतलब इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि देखो डायरेक्टली तो क्वेश्चन मैं बता ही नहीं रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी मिलेंगे, सीधा सीधा आपको सॉल्यूट का मास दे रखा होगा, सॉल्वेंट का मास दे रखा होगा, आप उसमें n2 निकालो n1 निकालो, यहाँ पुट करो और रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर निकालो, या फिर वो पी नॉट दे देगा, पी एस दे देगा, पी नॉट दे देगा और यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 निकालो। मैं वैसे क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन डेटा सीधा डायरेक्टली पुट करना है तो आप खुद ही सॉल्व करोगे। मैं तो ये ले रहा हूँ कि मोलैलिटी दे दी गया तो क्या होगा। अब देखो ध्यान से इस फॉर्म में पुट करो, मोलैलिटी की वैल्यू स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, 1 और m1 की वैल्यू क्या पुट करूं, 1000। 18 क्योंकि एक को सोल्यूशन है ना, तो m1 की वैल्यू 18 डिवाइड बाई 1000 हो गया क्वेश्चन। आगे ना पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, बताओ नहीं आया? बोलो हो गया क्वेश्चन। देखो ये आपका 18 बाई 1000 आंसर आ गया, समझ आया? आर्यन, चिराग, हेमंत समझ में आया क्वेश्चन ये? हेमंत आ गया सर। हाँ तो ये नया फार्मूला हमको मिल गया। इसी तरह ये नया फार्मूला क्या है, m इंटू m1 डिवाइड बाई 1000, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोडिंग ऑफ ब्लड प्रेशर एंड मोलैलिटी। और ये फार्मूला हमने ड्राइव किया है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं। इशिता समझ में आ गया है? यस सर। तो इसका आंसर हो गया 18 बाई 1000 आ गया। चलो तो ये तो हमने सीखा था कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट वोलेटाइल है, ठीक है। अब हम ऐसा मिक्सचर लेते हैं, ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन लिक्विड प्लस लिक्विड, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसा लेते हैं इसमें कि सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है ना, ठीक है। और दोनों ही क्या है, वोलेटाइल, दोनों ही वोलेटाइल है, ठीक है। देखो हमारी हेडिंग क्या पड़ेगी, राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन in which both components are volatile. Raoult's law for a solution in which both components are volatile. अब volatile दोनों कंपोनेंट है तो दोनों हमने लिक्विड लिए हैं, उसके लिए राउल्स लॉ पढ़ना है,
ठीक है। तो मान लिया दो हमारे कंपोनेंट जो है, दोनों कंपोनेंट लिक्विड है, एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है और दोनों ही वोलाटाइल है। अगर दोनों वोलाटाइल होंगे तो रिजल्टेंट सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? अगर दोनों ही वोलाटाइल है तो ज्यादा। बिल्कुल सही, ज़्यादा मिलेगा। अब देखना ध्यान से, बड़ा यहाँ पे राउल्ट्स लॉ को लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ए की वजह से राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करूँ तो देखो ध्यान से कैसे लिखूंगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये समझना ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट क्या लिखा था आपने? थोड़ी देर पहले आपने ये लिखा था क्या, पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स वन, ये लिखा था? बताओ पहले स्टार्ट जब किया था आप लोगों ने कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ये कहाँ से आया था? जब मैंने ये लिखा था सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट, यहाँ से मैंने ये इक्वेशन निकाली थी ऊपर वाला। प्रोपोर्शनल की जगह पे क्या लगा देते? पी नॉट लगा दिया था। बताओ पहले ये लिखा था हम लोगों ने? यस सर। हाँ, यस सर। तो x1 यहाँ पे क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। या इसे कह सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट। यस सर। हाँ, तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर मैंने ए के लिए जब राउल्ट्स लॉ लिखा तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और जब बी के लिए लिखूंगा तो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ समझना कि ये क्या कैसे लिखा है और क्या मतलब इसका। देखो क्या मतलब है, सुनना ध्यान से। राउल्ट्स लॉ ये भी है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर मैं इससे लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और इससे लिखूं तो पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी लिख सकता हूँ। मुझे बताओ, अगर दो कंपोनेंट है सोल्यूशन के अंदर, तो किसकी वजह से ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, किस कंपोनेंट की वजह से ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा कि वो कंपोनेंट की क्वांटिटी कितनी है। यस या नो? बताओ, क्या मेरी वॉइस अभी को सुनाई दे रही है? सर प्लीज रिपीट। हाँ, रिपीट करता हूँ, सुनो ध्यान से। वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, दो देखो ए की सॉल्यूशन में ए और बी है, मैं लिख रहा हूँ वेपर प्रेशर ड्यू टू ए इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यस या नो? Yes, sir. यस सर। सॉल्यूशन में ए की वजह से वेपर प्रेशर तभी ज़्यादा होगा जब ए ज़्यादा होगा या बी ज़्यादा होगा? पहले ये इतना बताओ ना मुझे। सोल्यूशन में ए की वजह से वेपर प्रेशर ज़्यादा कब होगा? जब ए ज़्यादा होगा या बी ज़्यादा होगा? ए ज़्यादा होगा ना? ज्यादा होगा। हाँ, और सोल्यूशन में द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ड्यू टू बी ज़्यादा कब होगा? जब बी कंपोनेंट ज़्यादा होगा। नहीं कह सकता हूँ मैं? यस सर। तो वही बात लिखी हुई है कि अगर दो कंपोनेंट है, दोनों वोलाटाइल है, तो राउल्ट्स लॉ कैसे लिखोगे? द वेपर प्रेशर, देखो राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट बुक में क्या लिखा होता है जनरल, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब वेपर प्रेशर ड्यू टू ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड वेपर प्रेशर ड्यू टू बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। नहीं समझे बात को अभी आप लोग? यस सर। हाँ, वेपर प्रेशर किसकी वजह से ज़्यादा है, ऑब्वियसली उसकी अमाउंट पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों वोलाटाइल हैं तो, अब दोनों वोलाटाइल, दोनों की जरूरी तो नहीं दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम हो, तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वेपर प्रेशर वो ज़्यादा एग्जर्ट करेगा, ये बात हम कह सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो, अच्छा बताओ, सतीश मेरा म्यूट कर लो, क्लास में बैठे हो आप। सतीश, सतीश म्यूट कर लो। क्या आप डिस्टर्ब करते हो क्लास? अभी लास्ट क्लास हमारी डिस्टर्ब हुई है। देखो, अब मुझे बताओ, वेपर प्रेशर तुमको सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा?
वेपर प्रेशर ड्यू टू ए प्लस वेपर प्रेशर ड्यू टू बी, यस या नो? जल्दी बताओ मुझे। Yes, sir. हाँ, और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? वेपर प्रेशर ड्यू टू ए क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे डिपेंड करेगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और वेपर प्रेशर ड्यू टू बी क्या होगा? पी नॉट इंटू एक्स बी। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई कि समझ आई? बताओ, ये सही लिखा है ना? पी एस। Yes, sir. हाँ, ये है राउल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन इन विच बोथ कंपोनेंट्स आर वोलाटाइल। तो बोथ कंपोनेंट वोलाटाइल हैं, तो हमारे ये राउल्स लॉ की इक्वेशन होती है। और ये हम सारा जो पढ़ रहे हैं वो सारा आइडियल सोल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना कि राउल्स लॉ हम लोग अप्लाई जो कर रहे हैं वो आइडियल सोल्यूशन की, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा आइडियल सोल्यूशन ही है। ठीक है, फिर मैं इसको समझाऊंगी कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। चलो इस बात को भी एक ग्राफ जो बना होता है बुक में उससे समझते हैं। यहाँ तक अमन ये डेफिनेशन और ये इक्वेशन क्लियर है? अमन, यस सर। हेमंत, रजत, आपको? यस सर। ओके, ठीक है, तो वो यहाँ से इक्वेशन लिखते हैं मैंने। चलो इस बात को एक ग्राफ से समझते हैं। देखो ध्यान से, अभी राउल्स लॉ का ये कंपोनेंट के लिए ग्राफ बनाया था। अभी राउल्स लॉ का हमने ग्राफ बनाया था जिसमें कि केवल एक कंपोनेंट वोलाटाइल था। अब मैं दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट है तो ग्राफ बनाता हूँ। देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर x से टेंस टू 1, देखो ये थ्योरेटिकल ग्राफ है। x से टेंस टू 1 का मतलब होता है कि अगर x से मैक्सिमम में है और एक्स बी टेंस टू 0 यानी एक्स बी मिनिमम है। इसको ऐसे मान के चला करो आप लोग। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके हम चल रहे हैं। तो अगर x से मैक्सिमम है और एक्स बी मिनिमम है, तो यानी एक्स बी मिनिमम का मतलब बिल्कुल 0 के आसपास है, या 0 मान लो। चलो तो बताओ उस समय पर वेपर प्रेशर किसकी वजह से है? केवल A. ए की वजह से। और क्या ए की वजह से उस समय वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. उस वेपर प्रेशर को हमने क्या लिख दिया? पी नॉट ए, पी नॉट ए लिख लिया। ठीक है, चलो जब यहाँ पर इस तरफ जब आ रहे हैं तो एक्स बी टेंस टू 1 है और एक्स से टेंस टू 0 है। तो क्या जब एक्स बी मैक्सिमम होगा तो उस समय बी का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा? बी की वजह से, क्योंकि दोनों ही वोलाटाइल हैं बच्चों, दोनों ही वोलाटाइल हैं। तो अब बताओ मैं बी को एक्स ए के बराबर लिखूं इसी के, या कम ज़्यादा लिखूं? वो किस पे डिपेंड करता है? क्या दो अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पे सेम होता है? नो सर। नहीं ना। No, sir. ईथर का अल्कोहल से अलग होगा, अल्कोहल का वाटर से अलग होगा। तो किसी को भी ऊपर नीचे मान सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो मान लिया कि एक्स बी यहाँ पर है, नहीं इसकी वजह से वेपर प्रेशर पी नॉट बी है। ठीक है, अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा। अगर एक्स से ज़्यादा है तो बी का कंट्रीब्यूशन कम है, तो वेपर प्रेशर ड्यू टू ए ज़्यादा होगा। और ये लाइन हमारी देखो, अगर मैं बी की क्वांटिटी को धीरे धीरे, जब मैं ऐसे जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि जब मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो किसकी क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूँ? बी की या ए की? B की. बी की। तो ए का कंट्रीब्यूशन कम होगा और बी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा. ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे देखो ज़्यादा, देखो ए की वजह से मैं केवल दिखा रहा हूँ ए की वजह से कंट्रीब्यूशन। तो ए की वजह से कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। थ्योरेटिकली मैंने इसको 0 के आसपास कर दिया। अब अभी पूरा ग्राफ नहीं बना हुआ है। जब हम ऐसे जा रहे हैं तो मतलब ए का कंट्रीब्यूशन डिक्रीज और बी का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज। अब बी का कैसे देखो, जब मैं ऐसे आ रहा हूँ मतलब बी का, अभी बी की क्वांटिटी एक्सेस में है, जब मैं ऐसे आ रहा हूँ तो बी का कंट्रीब्यूशन डिक्रीज और ए का कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? इंक्रीज। Increase. तो रिजल्टेंट कहाँ दिखाऊं इसका? रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्टेंट कहाँ दिखाऊं? रिजल्टेंट इसका ये बनेगा। क्यों? जब ए का कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं बी तो है ना, तो टोटल ब्लड प्रेशर तो ज्यादा ही है ना। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? इसका रिजल्टेंट यहाँ पे होता है, ये जो लाइन दिखा रहा हूं मैं आपको, दैट इज पी नॉट, सॉरी पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स ए
प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये लाइन किसके लिए थी? ये लाइन थी पी नॉट ए एक्स ए पी ए इक्वल टू, और ये लाइन थी पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, जब मैं इस, सुनो ध्यान से, जब मैं इस पॉइंट पे आया, पहले यहाँ पर एक्स से देखो 1 है और एक्स भी 0 है। जब मैं इस पॉइंट पे आया बच्चों, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे मान लिया कि एक्स से 0.8 है और एक्स भी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना मिला हमको? इतना मिला। क्यों? क्योंकि जो एक्स बी है उसकी वजह से वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ है, और जो एक्स है उसकी वजह से भी वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ है। जब मैं इसको हटाता हूँ, मैं जरा मुझे बताना, जब मैं इस पॉइंट पे आया तो किसको मैंने डिक्रीज किया? ए को कम किया और बी को इंक्रीज किया। यहाँ पे आया तो ए काफ़ी कम हो गया, बी की क्वांटिटी ज़्यादा हुई। तो जब यहाँ पे आए तो ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, रिजल्टेंट यहाँ पे है, क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल हैं। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को आप लोग? सर। हाँ, तो ये इसका ग्राफ है, ये इस तरह ग्राफ है। इसमें न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो समझ लेना। न्यूमेरिकल इस तरह आएंगे, जैसे इक्वेशन में लिखा पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये डायरेक्टली इक्वेशन अप्लाई होगी, या फिर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि इसको एक टर्म में अगर लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, अगर इसको मैं लिख दूँ 1 माइनस एक्स ए, या फिर आप एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी पुट कर दो। ये नोट करके आपको लिखना है, मतलब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरीके हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, पी एस इक्वल टू, इसको इसके साथ ले आते हैं, तो पी एस इक्वल टू पी नॉट बी, और यहाँ पर मैंने एक्स से कॉमन कर लिया, तो क्या बचा अंदर? बताओ। पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। हाँ, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये क्या आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं दिख रही बच्चों? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मैं पी एस वर्सेस एक्स से ग्राफ प्लॉट करूं तो इसका स्लोप क्या आएगा? बताओ, क्या स्लोप आएगा? पी नॉट माइनस पी बी। पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और इसका इंटरसेप्ट क्या होगा? पी बी, पी नॉट बी। पी नॉट बी। ठीक है, इस तरीके से।